हेलो एंड वेलकम अगेन टू दिस पर्टिकुलर सेशन। और बेटा इस पर्टिकुलर सेशन में हम करेंगे चर्चा एमसीक्यूज की, जो कि मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने जो पेपर अभी न्यू सिलेबस के लिए कुछ मॉडल पेपर्स इशू करे हुए हैं, तो उसी में से इस पेपर को लिया गया है। ठीक है, तो न्यू सिलेबस के लिए बेसिकली आज का ये पर्टिकुलर सेशन है मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये आप साइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेट वन, अभी तक उन्होंने सेट वन इशू करा हुआ है, जो दिसंबर 23 का आपका पेपर होगा, उसके लिए सिलेबस 2022। ऑफ कोर्स इसके आंसर्स इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं दिए हैं। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। कहता है द इनकम अप्रोच फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इंक्लूड्स द मॉडल्स एंड टेक्निक्स। अब बिकॉज आपका एक सब्जेक्ट बिजनेस वैल्यूएशन है और आपको मुझसे ज्यादा मालूम है इस केस के बारे में कि इनकम अप्रोच के तहत जब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करते हैं तो उस केस में ये तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियाज 109 डील्स विद। अब ये थोड़ा सा क्लमजी सा आंसर है, लेकिन इसका अगर सटीक आंसर मुझे देना हो तो, क्योंकि मुझे मालूम है या हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए, जो डिस्क्लोजर है उससे इंडियाज 107 डील करता है टेक्निकली, और जो प्रेजेंटेशन है उससे इंडियाज 32 डील करता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, रिकग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड हेज अकाउंटिंग। करेक्ट। उसके बाद कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कि इंड एएस इज एप्लीकेबल टू एनबीएफसी ऑन एंड फ्रॉम। तो कब से इंड एएस अप्लाई हुए? अगर आपने एनबीएफसी का हमारा चैप्टर करा है ध्यान से, तो एनबीएफसी पे एप्लीकेबल जो हैं वो 1/4/2018 से हैं। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन बिजनेस कॉम्बिनेशन कंट्रोल ऑफ बिजनेस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। अब देखो, कंट्रोल हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं किसी दूसरी एंटिटी के? कंट्रोल कब एक्वायर कर सकते हैं? अब थोड़ा सा इसमें भी मैंने कहा बड़ा क्लमजी सॉर्ट ऑफ ये क्वेश्चन है। अब वो कहता है बाय अदर लीगल प्रोसेस। कोई अदर लीगल प्रोसेस से हम कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। बाय एक्विजिशन ऑफ शेयर से हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में देना चाहिए था बाय एक्विजिशन ऑफ मोर देन 50% शेयर, तब तो हम कंट्रोल शेयर्स के थ्रू एक्वायर कर सकते हैं। तो लॉजिकली आंसर सी और आंसर बी नहीं हो सकता, लेकिन इसका आंसर ए हो सकता है। तो आंसर ए में कहता है कि एक्वायरिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज सच एज एसेट्स एंड लायबिलिटी मस्ट कॉन्स्टिट्यूट ए बिजनेस, अदरवाइज इट इज नॉट ए बिजनेस कॉम्बिनेशन। ये मैंने आपको पहले सेशन में ही बताया हुआ है बिजनेस कॉम्बिनेशन के। तो लॉजिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगता है कि ये तीनों इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन सटीक या स्टैंडर्ड आंसर वैसे इसका ए होना चाहिए, क्योंकि शेयर्स के आगे लिखा नहीं है मेजोरिटी स्ट्राइक्स। करेक्ट। तो इसलिए आंसर ए इसका परफेक्ट आंसर है। उसके अलावा जो फिफ्थ है वो कहता है एज पर इंड एस 112। आपको मालूम है कि इंड एस 112 का जो ताल्लुक है वो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज से है। अदर एंटिटीज पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, खासतौर से जो हमारी सब्सिडियरीज होती हैं, एसोसिएट्स होती हैं या जॉइंट वेंचर्स होती हैं, करेक्ट, तो उनसे ये डील करता है डिस्क्लोजर। इसके अंदर ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपने तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपने, और मैंने ये पहले कहा भी हुआ है कि इंड एस 112 जो प्योरली थ्योरेटिकल है, करेक्ट, तो उसमें सिर्फ डिस्क्लोजर से भी है। आपके मॉड्यूल में भी एक छोटा सा पैराग्राफ इस पे दिया हुआ है, तो उसमें भी यही चीजें दी हुई है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा। इज इट क्लियर? ये डिस्क्लोजर से डील करता है, तो हमें अपने डिस्क्लोजर करना पड़ता है कि जो हमने कंट्रोल एक्वायर करा हुआ है अदर एंटिटी का, अगर वो हमारी सब्सिडियरी कंपनी है, या हमने कोई जॉइंट कंट्रोल अगर एक्वायर करा हुआ है, या फिर हमारा कोई जॉइंट अरेंजमेंट है, तो ये इन चीजों का डिस्क्लोजर इंड एस 112 के तहत करना पड़ता है। तो उसका आंसर डी होगा। उसके बाद 6 में कहता है ए लिमिटेड एक्वायर्स बी लिमिटेड बाय परचेजिंग 70% ऑफ द इक्विटी फॉर 17.5 लाख इन कैश। इस तरह के तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, और ये तो आपके लिए कोई प्रॉब्लमेटिक होना ही नहीं चाहिए। कहता है हमने 70% स्टेक्स एक्वायर करे, परचेज कंसिडरेशन 17.5 लाख है, जिस एंटिटी में हमने इन्वेस्ट करे। अच्छा, आगे उसने एक चीज और लिख दी, कहता है फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट जो है वो 12 लाख, ये तुम्हें कंप्यूट करके दी हुई है। और कहता है वैल्यू ऑफ नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो है वो कहता है 8 लाख के नेट एसेट्स है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हम ये देखते हैं कि नीफा कितने की है। नेट आइडेंटिफाइबल एसेट 8 लाख के। इज इट क्लियर टू यू? तो 8 लाख हमने लिख दिया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि इसमें से एनसीआई का शेयर कितना है। क्वेश्चन में एनसीआई का शेयर हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 12 लाख। अब एनसीआई का शेयर माइनस करने के बाद आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सर ये तो -4 आ रहा है। आ सकता है -4, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक्वायरर शेयर, ये एक्वायरर का शेयर हो गया।
एक्वायर्ड शेयर, ऐसा भी एक क्वेश्चन हमने करा था जिसमें नेगेटिव आया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम नॉर्मल तरीके से करते रहो। इसको तुम कंसिडरेशन से कंपेयर करो। अब कंसिडरेशन से कंपेयर करेंगे तो कंसिडरेशन आपने कितना पे करा, 17.5 का, 17.5 का आपने कंसिडरेशन पे करा। अब इसको आप ऐड कर दो, ये फिगर नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में फिगर आएगी तो उसका मतलब गुडविल ही होता है। वैसे नेगेटिव 21.50 वो अलग मैटर है कि हम नेगेटिव साइन लगाते नहीं है, तो अल्टीमेटली उसका आंसर आपका 21.5 लाख होगा और ये गुडविल माना जाएगा। दिस विल बी कंसिडर्ड एज गुडविल। इज इट क्लियर टू यू? आपको नुकसान हो गया, इसका मतलब 21.50 का, क्योंकि आपने 17.5 लाख रुपीस दिए और उसके अलावा आपके पास नेगेटिव एसेट आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, 21.50 का आपका नुकसान है। एक तो नुकसान ये है कि आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, उसके अलावा एक तरीके से आपको बदले में लॉसेस मिल रहे हैं, आप उसको ऐसे मान लो, तो आपका तो खर्चा और ज्यादा हो गया ना 21.50, तो उसको गुडविल माना जाएगा। फिर सेवंथ में क्या कहता है, सेवंथ में कहता है सेवंथ में कहता है इंड एस 16 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जो इंड एस 16 है आपको मालूम है उसका ताल्लुक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से है, और इसके अंदर मैंने एक्सेप्शंस भी लिखाई थी, और जो ए बी सी हैं वो तीनों इसकी एक्सेप्शंस हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल आपको मालूम है इंड एस 105 से डील करता है। बायोलॉजिकल एसेट जो है उसके लिए 41 स्टैंडर्ड है, इंड एस 41 है, और एसेट्स इन एक्सप्लोरेशन इन इवेल्युएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इसके लिए इंड एस 106 है। तो ये तो इंड एस 41 से कवर होता है, ये इंड एस 106 से कवर होता है, तो इसका आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव होगा, करेक्ट। उसके बाद फिर अगला जो क्वेश्चन है 8 कहता है ऑन 1/8/2021 ए लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए होटल फॉर डेली सेटिस्फैक्शन ऑफ द बिल्डिंग, डेली सैनिटाइजेशन ऑफ द बिल्डिंग फॉर 3 years at 12,000 पर मंथ। पहले तो क्या हुआ मैं आपको यहां पर थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, पता नहीं वो आपको नजर आ रहा होगा कि नहीं ठीक तरीके से। 1/8/2021 को मान लेते हैं अकाउंटिंग ईयर 1/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है। इस दिन हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए लिमिटेड का, किसी होटल से हुआ फॉर डेली सैनिटाइजेशन ऑफ बिल्डिंग, और हमें अपनी बिल्डिंग को सैनिटाइज करना पड़ेगा, डेली सैनिटाइजेशन ऑफ बिल्डिंग फॉर 3 years at ₹12,000 पर मंथ, करेक्ट। और कह रहा है कस्टमर रिसीव्स द बेनिफिट एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट ईच डे, डिटरमिन द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ईयर 2021-22। हो सकता है कि जो हमारी कंपनी है ए लिमिटेड वो सैनिटाइजेशन सर्विसेज देती हो सकता है। खैर हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अकाउंटिंग ईयर की बिगनिंग में नहीं हुआ, इस तारीख को हुआ, और हमने होटल से क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम होटल्स की बिल्डिंग को जो है वो सैनिटाइज करेंगे और पर डे हम 12,000 रुपीज चार्ज करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पहले तो ये जो केस है वो इंड एस 115 से कवर्ड है। इंड एस 115 का जो थीम है वो यही है कि डील्स विद रेवेन्यू विद कॉन्ट्रैक्ट्स विद द कस्टमर्स, इजंट इट और नॉट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मुझे हर दिन 12,000 रुपए मिल रहे हैं, उसने लिखा हुआ है बिल्डिंग 3 years के लिए हुआ है, 12,000 पर मंथ के हिसाब से, 12,000 पर मंथ के हिसाब से हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और वो कहता है जैसे जैसे कस्टमर सर्विसेज रिसीव कर रहा है, द कस्टमर रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट, और वो बेनिफिट भी कंज्यूम कर रहा है। इनफैक्ट इंड एस 115 का थीम ही ये है कि जब बेनिफिट्स कंज्यूम होते हैं तो रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज हमें करने चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में आपको 12,000 का रेवेन्यू पर मंथ का मिल रहा है, लेकिन यहां आप ये गलती मत कर देना कि 1/4/2021 से आप स्टार्ट करें। ध्यान ये रखना कि यहां से लेकर के यहां तक 8 मंथ्स बचे हैं, तो इस साल आपका जो रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, 12,000 इंटू 8 मंथ्स के हिसाब से आप रिकॉग्नाइज करेंगे, आपका रेवेन्यू 96,000 का आ जाएगा। हाँ, तो 96 इसमें ऑप्शन है। इज इट क्लियर? फिर 9th में क्या कहता है, द वेज ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल यूजिंग द कैपिटलाइजेशन अप्रोच। देखो कैपिटलाइजेशन अप्रोच से हम गुडविल जो है कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। मैंने जब आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर कराया था पहले, तब भी बताया था कि कैपिटलाइजेशन मेथड में एक तो तरीका ये है, और अभी हाल ही में मैंने जब एमसीक्यू सीरीज कराई है उसमें भी मैंने बताया हुआ है वैसे,
कि एक तो एवरेज प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाती है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से फिर हम अपनी एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास गुडविल आ जाती है। यानी कि एक तो हम एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर करके गुडविल निकाल सकते हैं। और मैंने बताया था एक शॉर्टकट तरीका भी है, उसमें आप डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट्स को ले लो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से उसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा जो आंसर आपका ये आया है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि इसमें आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आंसर माना जाए। वैसे आपका आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी, चलो जी, अच्छी बात है, आ गई। तो कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एबीएक्स लिमिटेड। अब एबीएक्स लिमिटेड की तुम्हें गुडविल फाइंड करनी है। अब बहुत से बच्चे तो यहां पर अननेसेसरली बॉदरेशन करना शुरू कर देंगे, जबकि 1 मिनट का क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ गुडविल। एक तो सुपर प्रॉफिट्स आपको 4,50,000 का दे ही दिया है, कंप्यूटेड लिखा भी है ब्रैकेट में। और कह रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है। अब तुम्हें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की क्या जरूरत है? सुपर प्रॉफिट्स तो तुम निकाल ही चुके हो ना। सुपर प्रॉफिट्स तुमने कैसे निकाला होगा? जो भी तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट रहा होगा, या एक्चुअल प्रॉफिट रहा होगा, या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट रहा होगा, उसमें से तुमने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करा होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट आपने कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर करके आपने सुपर प्रॉफिट्स फाइंड करा होगा। तो आपका सुपर प्रॉफिट्स तो आ ही चुका है। सुपर प्रॉफिट्स तो उसने दे ही दिया कि 4,50,000 का है, लेकिन फिर भी वो तुमसे पूछ रहा है कि गुडविल कितनी होगी। अब वो क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1 फॉर 4 years इज 12%। 4 years के हिसाब से 3.034 है। आपको याद होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक क्वेश्चन था, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के एक क्वेश्चन में मैंने आपको यह भी बताया था, जब आप सुपर प्रॉफिट्स कंप्यूट कर लेते हैं, अगर कभी क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिया हो तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। यानी कि उस केस में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी चाहिए। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दिया है उसने 4 years का दिया हुआ है, ये भूलना नहीं है। इसका मतलब गुडविल जो वैल्यू हो रही है 4 years के परचेज पर हो रही है, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हो रही है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये 13,66,830 आपका आ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। याद रखें, ये जो एन्युटी फैक्टर आपको दिया हुआ है ये ₹1 फॉर 4 years दिया है। इसका मतलब इनडायरेक्टली हम 4 years के परचेज पर सुपर प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू को लेकर के कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल मानी जाएगी, एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद फिर 11, एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी इज एन एंटिटी। जिन लोगों ने भी बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन को अच्छी तरह से देखा है, परखा है, खासतौर से इंड AS 110 को, जब मैंने पहली क्लास ली थी तो उस क्लास में मैंने इन्वेस्टमेंट एंटिटी की चर्चा करी थी, और मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है मैंने बताया था, जो ऑब्टेन करती है फंड्स एक या एक से ज्यादा इन्वेस्टर से फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट वी कॉल प्रोवाइडिंग देम सम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। इजंट इट और नॉट? यही मैंने बताया था। और उन फंड्स को बेसिकली हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारी जो एंटिटी है, हमारा पर्पस बेसिकली यही होना चाहिए कि उन फंड्स को जो है हम रिटर्न हासिल करने के लिए या कैपिटल एप्रिसिएशन हासिल करने के लिए इन्वेस्ट करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम जितने भी हमारी परफॉर्मेंस है, करेक्ट, उसको हम इवेल्युएट जो करते हैं वो इंड AS 109 के हिसाब से करते हैं। इसका मतलब फेयर वैल्यू बेसिस के हिसाब से करते हैं। ये कंडीशंस होती थी इन्वेस्टमेंट एंटिटी की। तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी A, B, C ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। उसके अलावा 12th में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। जाहिर है गवर्नमेंट अकाउंटिंग आपने करा हुआ है, जिन लोगों ने करा होगा, थ्योरेटिकल चैप्टर है, करेक्ट। तो उसमें जो पॉइंट नंबर डी है ये गवर्नमेंट फीचर नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ये होगा। पहले तीनों फीचर, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको मालूम है कि उसके जो जनरल फीचर्स होते हैं उसमें रिपोर्टिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स भी होता है,
जो भी एक्सपेंडिचर है उसको हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, मेजर हेड्स में, माइनर हेड्स में भी करते हैं, सब हेड्स में भी करते हैं और डिटेल्ड हेड्स ऑफ अकाउंट्स में भी करते हैं, और ये बजट बेस्ड होता है। लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम पर होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम पर नहीं होता है। 13th में कहता है एज पर इंड AS 103 अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन इज डन। अब ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एज पर एक्विजिशन मेथड। अब यहां ये मत कहना, सोच लेना परचेस मेथड, पूलिंग है, ये तो ऐसे मत कर देना, ये एक्विजिशन मेथड है। इज इट क्लियर टू यू? कॉमन कंट्रोल के तहत हम पूलिंग इंटरेस्ट मेथड यूज करते हैं, वो एक अलग मैटर है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल लॉन्च्ड इंटरनेशनल रिलेटेड या इंटीग्रेटेड, इसको आप बोल सकते हो एज ग्लोबल फ्रेमवर्क। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए हमने ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है कब लॉन्च करा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। वैसे इस क्वेश्चन का भी आंसर, अब मैं आई डोंट वांट टू मेक वेरी व्हाट वी कॉल टॉल क्लेम्स, लेकिन मैंने ये चीज, आपने याद होगा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का चैप्टर हमने ना सिर्फ नोट्स में दिया है बल्कि लिखा करके कराया है। उसमें भी मैंने ये लिखा होगा कि दिसंबर 2023, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखो इसको फिर भी आप चेक कर लेना, लेकिन ये दिसंबर 2013 ही है मेरा जहां तक ख्याल है। इज इट क्लियर? तो ग्लोबल फ्रेमवर्क जो हुआ था दिसंबर 2013 में हुआ, तो एक बार आप चेक भी कर लेना चैप्टर में जाकर के। फिर कहता है कंसोलिडेटेड फंड्स, ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। मैंने आपको ये बताया भी था कि जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे उसमें से, चाहे वो गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो, ESG हो, जितने भी आपके जो ये चैप्टर्स हुए हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, तो आप इनमें तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आने के चांसेस हैं, इसलिए इनको आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज ए फंड रेफर टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि कौन से आर्टिकल में है। पहले तो ये पता होने से पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? जिसमें क्या करते हो आप, जितना भी रेवेन्यू वगैरह आता है, चाहे वो टैक्स से आए, ड्यूटीज से आए, कहीं से भी आए रेवेन्यू, दुनिया भर के टैक्सेस से आए, वो सब आप इसमें लेते हैं। इजंट इट और नॉट? कहीं से भी जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है जनरली वो इस फंड में डाला जाता है और यहीं से फिर हम एक्सपेंडिचर वगैरह करते हैं, ये कंसोलिडेटेड फंड होता है। तो आर्टिकल 266(1) जो है वो इससे डील करता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और मैंने बताया, अगर आप लोगों ने ध्यान से करे हो, ये सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चन हैं और सेक्शन सी में जितने भी क्वेश्चन है, ये एज इट इज, बल्कि ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बल्कि कराया था NBFC का, ये क्वेश्चन है प्रोविजन पर बेस्ड, करेक्ट। आप अगर इसको देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड हैं। ये क्वेश्चन भी मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड है, सारे क्वेश्चन इनफैक्ट मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड है अगर आपने हमारे कोर्स को लिया हुआ है तो। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं थोड़ी प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं, तो आज के लिए ये वाला पेपर मैंने कराया। फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में किसी एक और पेपर को करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिर हम करेंगे, करेक्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।